हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आई होप डियर फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी तो उससे भी अच्छी चल रही होगी। चलिए फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं वनों से रिलेटेड टॉपिक। देखिए, जो वन है मध्य प्रदेश से सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ना क्वेश्चन जरूर बन जाता है। हम इस वनों का टॉपिक लेके आए हैं इसीलिए, और बहुत अच्छे से इसका हिस्ट्री बताएंगे, इतिहास, वर्तमान के बारे में, दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना। अभी की जो 2019 की रिपोर्ट आई है वनों से संबंधित, उसके बारे में भी बात करेंगे, और 2017 में इसकी स्थिति क्या थी, बढ़े हैं वन या घटे हैं, इसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे। इसके हिस्ट्री में क्या इतिहास में कोई वनों से संबंधित ऐसे काम किए गए हैं जो कि वनों को बढ़ावा देने वाले थे, इसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं वनों से रिलेटेड बातें। तो देखिए, वन जो हमारे लिए हमारा जीवन है, वन है तो हम हैं, यदि वो नहीं है तो हम भी नहीं हैं, क्योंकि एक दूसरे से क्या है, हम पेड़ और हम क्या हैं, कनेक्टिंग है ना हमारे लिए। तो वन का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और हमारे एमपीपीएससी के सिलेबस में भी ये है, और साथ में बहुत से जैसे एमपी के सभी परीक्षाओं के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है डियर फ्रेंड्स। चलिए देखिए, वनों का वर्गीकरण करके पढ़ेंगे अपन। देखिए, वनों का वर्गीकरण में हम देख सकते हैं वनों को 5 प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन के आधार पर? तो देखिए, एक आधार है भौगोलिक आधार पर वनों को विभाजित किया गया है, वन विभाग के आधार पर, प्रजातीय आधार पर, प्रादेशिक आधार पर वन, और एक देखेंगे प्रशासकीय आधार पर वन। यदि हम सबके बारे में डिटेल से एक एक करके बात करेंगे। देखिए, भौगोलिक आधार पर बात करें यदि डियर फ्रेंड्स, तो भौगोलिक आधार पर वन 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से? देखिए, भौगोलिक आधार पर पहला होता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। दूसरा हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन, जिसके लिए बारिश ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है ना। इसके बाद तीसरा प्रकार है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाके में पाया जाता है। ठीक है ना। ये देखेंगे भौगोलिक आधार पर। फिर वन विभाग के आधार पर कुछ राजकीय वन होते हैं, कुछ निजी वन होते हैं, कुछ निगमित निकाय वन होते हैं। इस प्रकार देखेंगे। प्रजाति के आधार पर वनों को भी 3 प्रकार से बांटेंगे। कुछ साल की प्रजाति पाई जाती है। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं वनों की। एक साल की देखेंगे, वृक्ष, साल का वृक्ष, सगौन का, और कुछ मिश्रित वृक्ष देखेंगे। प्रादेशिक आधार पर भी वनों को बांटेंगे, जैसे कि हम सतपुड़ा मैकल श्रेणी है, और शिवपुर मोरैना की श्रेणी है, और एक और देखेंगे हम श्रेणी विंध्य कैमूर की श्रेणी देखेंगे। एक देखेंगे, देखिए, प्रशासकीय आधार पर भी 3 भागों में बांटेंगे। सबका डियर फ्रेंड्स 3-3 भागों में हमने डिवाइड किया है। ठीक है ना। और उसके आधार पर पढ़ेंगे। प्रशासकीय आधार की बात करें तो वनों को 3 आधार पर बांटा गया है प्रशासकीय आधार पर। तो प्रशासकीय आधार में पहले वन जिस प्रकार होते हैं वो कौन से हैं? तो आरक्षित वन, जिसको सर्वाधिक आरक्षण प्राप्त है, उस वन में मानव की हस्तक्षेप पाबंदी है। वहाँ पे कोई इंसान नहीं जा सकता, मतलब ना वहाँ की लकड़ी ला सकता, ना वहाँ पे चारागाह भेड़ बकरियों को नहीं चरा सकता, उनको आरक्षित वन। दूसरे होते हैं प्रशासन के आधार पर, मतलब कि प्रशासन ने इनको बांटा है। दूसरे संरक्षित वन, थोड़ी बहुत मानव की पाबंदी स्वीकृत है। और तीसरे देखेंगे हम अवर्गीकृत वन, जो कि सबसे कम पाए जाते हैं। इसके बारे में, सबके बारे में फुल डिटेल से बात करेंगे। ठीक है ना। इस प्रकार हमारे वनों का वर्गीकरण होगा। सो डियर फ्रेंड, देखिए, भौगोलिक आधार पर हम वनों का वर्गीकरण देखते हैं। यहाँ पे हमने एक चार्ट बनाया है डियर फ्रेंड्स, आप भी बना लीजिए, बनाना हो तो आप एक बार देखेंगे और सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, इसलिए इस चार्ट की ज़रूरत सही रहता है। देखिए, हम वनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से देखा? भौगोलिक आधार पर, प्रादेशिक आधार पर, प्रजाति आधार पर, वन विभाग और प्रशासकीय आधार पर। भौगोलिक आधार पर देखें तो 3 प्रकार के वन देखे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। प्रादेशिक आधार पर 3 भागों में बांट सकते हैं, शिवपुरी मुरैना वाला क्षेत्र, नर्मदा घाटी का, और विंध्य कैमूर पर्वत श्रेणी। प्रजाति के आधार पर अलग अलग प्रजाति के वन पाए जाते हैं, सागौन का वृक्ष, साल का वृक्ष, बांस का वृक्ष और मिश्रित वृक्ष। इसी प्रकार राजकीय आधार पर आप देख सकते हैं, राजकीय आधार पर 3 प्रकार से राजकीय वन, निगमित निकाय वन और निजी वन, जो स्वयं की प्रॉपर्टी में लगे रहते हैं। आरक्षित वन को यदि हम देखें, प्रशासकीय आधार पर प्रशासन के द्वारा बांटे गए, तो वहाँ पे प्रशासन द्वारा रोक भी लगाई जाती है इसमें, तो आरक्षित वन हो जाएंगे, संरक्षित वन हो जाएंगे, और तीसरा हो जाएगा यहाँ पे वर्गीकृत नहीं है, अवर्गीकृत वन है। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप पूरे के स्क्रीनशॉट इस प्रकार ले
सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं इसका पहला वर्गीकरण भौगोलिक आधार पर पढ़ते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, हमने बताया था भौगोलिक आधार पर वनों को 3 भागों में बांटा है, उष्णकटिबंधीय, पर्णपाती, अर्धपर्णपाती, शुष्क वन। ठीक है ना। तो हम तीनों को डिफरेंस निकालते हुए पढ़ेंगे, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप बड़ी आसानी से तीनों की चीजें क्लियर कर पाएं और बहुत लंबे टाइम तक याद रख पाएं। देखिए, पर्णपाती वन मतलब वर्षा कम होने पर इसके पूर्णतः पत्ते गिर जाते हैं, ध्यान रहे इस पर। और वर्षा कम होने पर आधे पत्ते गिरा देता है जो पेड़, उसको अर्धपर्णपाती। और इसके लिए आधे पत्ते गिराता है, इसलिए डियर फ्रेंड्स इसको बारिश की ज़्यादा ज़रूरत होती है। कम बारिश में काम नहीं चलता है ना, ज़्यादातर पाए जाते हैं। इसके बाद शुष्क पर्णपाती, जहाँ पे बारिश 75% से भी कम होती है। शुष्क पर्णपाती वो वन होते हैं, मतलब यदि बारिश कम होती है तो ये इन वृक्षों के जो पत्तियां होती हैं वो कांटे का रूप धारण कर लेती हैं, इसलिए इसको शुष्क पर्णपाती वन भी कहते हैं। आई होप ये तीनों डियर फ्रेंड्स आपको क्लियर हो गए होंगे, पर्णपाती, अर्धपर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। चलिए इसकी बारिश के बारे में देख लेते हैं, तीनों की किसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत बारिश की होती है। तो जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं डियर फ्रेंड्स, तो उसके लिए 50 से 100 सेंटीमीटर की बारिश की जरूरत होती है। लेकिन जो अर्धपर्णपाती है, भाई अब हम तो आधे पत्ते गिराते हैं तो हमें तो ज़्यादा पानी चाहिए है, इसने तो पानी कम मिला तो इसने तो पूरे गिरा दिए, तो इसके लिए 100 से 150 सेंटीमीटर की बारिश होनी चाहिए, वहाँ पे ये वन पाए जाते हैं अर्धपर्णपाती। बात कर लेते हैं शुष्क पर्णपाती की। तो डियर फ्रेंड्स, शुष्क पर्णपाती उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ पे बारिश 75% से भी कम होती है। तो हमने क्या देखा, तीनों देखे। जहाँ पे जो पर्णपाती वन वो होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पे बारिश 50 से 100 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 100 से 150 सेंटीमीटर, और यहाँ तो 75 से भी कम। तो सबसे कम बारिश जहाँ होती है वहाँ पे पाए जाते हैं डियर फ्रेंड शुष्क पर्णपाती वन। और शुष्क पर्णपाती वन की एक आपको विशेषता मिलेगी कि वहाँ पे कांटेदार वृक्ष ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि इसकी पत्तियाँ जो होती हैं इस शुष्क होने के कारण कांटे का रूप धारण कर लेती हैं। ठीक है ना, जिससे इनको पानी ज़्यादा ना लगे। तो देखिए बारिश आपको क्लियर हुई। सबसे कम बारिश किसको लगती है, शुष्क पर्णपाती वन, जहाँ सबसे कम बारिश होती है वहाँ पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा बारिश, इसको सदाबहार वन भी कहते हैं, मतलब कि आर्द्र वन भी कहा जाता है इनको, अर्धपर्णपाती को। ठीक है ना, जहाँ पे 100 से 150 सेंटीमीटर बारिश होती है। चलिए दूसरा देखते हैं इन तीनों की क्षेत्र के बारे में कि कहाँ पे ये वन आखिर पाए जाते हैं, कहाँ पे शुष्क पर्णपाती पाए जाएंगे, कहाँ पर्णपाती और कहाँ आर्द्र पर्णपाती। सो डियर फ्रेंड्स, देखिए इसके क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जो सागर, दमोह, जबलपुर, पन्ना, छतरपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, होशंगाबाद वाला इलाका है, ये है डियर फ्रेंड्स पर्णपाती वन का। किसका है, पर्णपाती वन का। इसके बाद आप देखेंगे जो हमारा शहडोल, सीधी, बालाघाट वाला इलाका, ये दक्षिण मतलब कि पूर्व में दक्षिण में पाए जाते हैं, ये होते हैं अर्धपर्णपाती। डियर फ्रेंड्स, यहाँ बारिश यदि आपको याद होगा तो ये क्षेत्र तो बन ही जाएंगे, याद हो ही गए होंगे। ये क्षेत्र याद करना जरूरी है, ये बारिश वाले टॉपिक में भी हो जाएंगे और वन वाले में भी हो जाएंगे, क्योंकि शहडोल वाले इलाका, सीधी, बालाघाट वाला इलाका है जो पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पे 100 से 150 बारिश होती है, अर्धपर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है ना, क्लियर। इसके बाद कम बारिश 75 सेंटीमीटर वाली बारिश, जहाँ पे शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, वो कौन सा क्षेत्र है डियर फ्रेंड्स, तो वो है हमारा भिंड, मुरैना, ग्वालियर, रतलाम, शिवपुरी, मतलब कि उत्तरी क्षेत्र है ये हमारा। क्लियर, मतलब कि कौन सा क्षेत्र है पर्णपाती वन का, जल्दी से बताइए। सागर, दमोह, जबलपुर, पन्ना, छतरपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी। अभी हम मैप में भी चीज़ों को दिखा देंगे, ठीक है ना। इसके बाद थोड़ी सी वृक्ष और पढ़े लेते हैं अपन, फिर हम चलते हैं मैप की ओर। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, वृक्ष मतलब कि पर्णपाती वृक्ष में, पर्णपाती वृक्ष किसे कहते हैं, कहाँ पे कौन से वृक्ष पाए जाते हैं इस इलाके में जो कि पर्णपाती हैं। तो देखिए, सागुन, शीशम, नीम, पीपल, ये क्या है, पर्णपाती वृक्ष है, मतलब कि पानी न मिलने पर ये पत्तियां गिरा देता है।
है ना। और इसके बाद जो आधी पत्तियां गिराता है, देखिए बांस का पेड़ है, साल का सागौन का। आपने बांस का पेड़ देखा होगा तो लगभग वो किसके, गन्ने की तरह होता है। गन्ना का पौधा तो देखा है ना, खाया भी होगा आपने, है ना। तो डियर फ्रेंड्स, ये बांस का पौधा कभी भी पूर्ण पत्तियां नहीं गिराता, क्योंकि लास्ट में ऊपर यदि आप देखेंगे तो इसकी पत्तियां लगी होगी। बांस आपने देखा है जिसकी आप टोकनी देख रहे होंगे ना, आपके घर में शायद हो या ना हो, तो पहले चलती थी और अभी भी अब प्लास्टिक ने इसका रूप ले लिया है, बट अभी भी कहीं ना कहीं इसका उपयोग होता है बांस का। तो बांस कहाँ पाया जाता है, जहां सर्वाधिक बारिश होती है। कितनी, हमने क्या देखा, 100 से 150 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 100 से 150 सेंटीमीटर, और सीधी शहडोल वाला इलाका है। तो ये वाला वृक्ष कहाँ पाया जाता है, बांस, सागौन, शीशम, तो ये जहाँ पे अर्धपर्णपाती, ये पूर्ण रूप से पत्तियां नहीं गिराते हैं। इसके बाद बबूल, शीशम, हर्रा, पलाश, तेंदू, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, जहाँ 75 सेंटीमीटर मतलब कम बारिश होती है, वहाँ पे ये वृक्ष पाए जाते हैं। और ये इलाका हमने आपको बताया था भिंड मुरैना का इलाका है, जो कि हमारे उत्तरी साइड में है, यदि हम मैप में देखें तो, ठीक है ना। यहाँ पे बारिश भी कम होती है और यहाँ कंटीले वृक्ष पाए जाते हैं, मतलब कि कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं, पत्तियां ही कांटे का रूप धारण कर लेती हैं। ये कौन से वृक्ष हैं डियर फ्रेंड्स, ये वाली लाइन के, तो ये शुष्क पर्णपाती हमने बताए थे। ये कौन से हैं, आर्द्र पर्णपाती हैं। इसके बाद ये हमने कौन से बताए थे, पर्णपाती वृक्ष। इसके बाद चलिए फ्रेंड्स, अब मैप में भी देखे लेते हैं अपन। तो आप देख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पूर्ण रूप से पत्तियां गिरा देते हैं उनको पर्णपाती, जो पूर्णतः अपने पत्ते नहीं गिराते हैं उनको आर्द्र पर्णपाती, जो कि कंटीले होते हैं उन्हें कंटीले वन भी कहा जाता है, ये शुष्क पर्णपाती वन है। सो डियर फ्रेंड्स, क्या आपको क्लियर हुआ या नहीं, या कोई और प्रॉब्लम कहीं भी रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना कंफ्यूजन क्लियर जरूर करें। सो डियर फ्रेंड्स, चलते हैं मैप की ओर, तीनों का देखेंगे कि कहाँ पे पाए जाते हैं पर्णपाती। अभी तो हमने वैसे भी चीज़ों को बता दिया है, लेकिन मैप में और एक बार देख लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, प्रेजेंट है आपके सामने मैप, चलिए देखते हैं एमपी के मैप में पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती कहाँ पे पाए जाते हैं हमारे वृक्ष। तो डियर फ्रेंड्स, जो पर्णपाती वृक्ष हैं, मतलब पर्णपाती, वो बारिश कम होने पर सर्वाधिक पूर्ण रूप से पत्तियां गिरा देते हैं, और वहाँ पे पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं जहाँ 100 से, क्या पढ़ा था हमने, 100 से कितनी परसेंट होती है वर्षा, तो डियर फ्रेंड्स 50 से 100 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है, क्लियर। वो क्षेत्र हमने बताया था कौन सा है, छतरपुर, पन्ना, दमोह, ये वाला क्षेत्र, और कौन सा, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, सिडनी, बैतूल वाला इलाका, यहाँ पे इतनी ही बारिश होती है और साथ में यहाँ पे पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं, क्लियर। इसके बाद वाला इलाका देखिए, इसके बाद देखिए ये वाला इलाका, ये कौन सा इलाका है, यहाँ पे आर्द्र पर्णपाती सर्वाधिक वर्षा होती है हमारे मध्य प्रदेश में, मतलब कि 100 से लेकर के 150 सेंटीमीटर की जहाँ बारिश होती है, आर्द्र पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं। और साथ में इसी की विशेषता बताएं तो ये पूर्ण रूप से पत्तियां अपनी कभी भी नहीं गिराते हैं, ठीक है ना। तो ये इलाका कौन सा है, तो डियर फ्रेंड्स बालाघाट, मंडला, शहडोल, सीधी, उमरिया वाला इलाका, ठीक है ना। यहाँ पे बारिश भी ज़्यादा, अर्धपर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं हम शुष्क पर्णपाती, मतलब कि बारिश कम होने पर शुष्क पर्णपाती कंटीले हो जाते हैं, मतलब कि पत्तियां कांटे का रूप धारण कर लेती हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये बारिश कम होती है, यहाँ पे कितनी बारिश होती है, 75 सेंटीमीटर से भी कम, 75% बारिश यहाँ पे पाई होती है, पूर्ण ज़्यादा नहीं होती है। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, इस वाले इलाके में, 100 से 150 बताई हमने, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ मुरैना, ग्वालियर, शिवपुर, शिवपुरी और मंदसौर, रतलाम, उज्जैन वाले इलाके, मतलब इस वाले इलाके में आप देख रहे हैं मैप में, यहाँ पे शुष्क पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, क्या आपको क्लियर हुआ, शुष्क पर्णपाती, पर्णपाती और आर्द्र पर्णपाती, बताइए, कोई पूछेगा तो बन जाएगा ना। आप बताइए, आप हमको बालाघाट में कैसे वृक्ष पाए जाते हैं, तो डियर फ्रेंड्स बताइए जल्दी से 2 मिनट में। तो इसका आंसर होगा बालाघाट में आर्द्र पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं, जो पूर्ण रूप से अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और, बताइए आप कि ग्वालियर में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं।
तो ग्वालियर जल्दी से बताइए। ग्वालियर में डियर फ्रेंड्स पाए जाते हैं शुष्क पर्णपाती वृक्ष, क्योंकि ये वाला इलाका है और ये वाले इलाके में कैसे वृक्ष पाए जाते हैं इन दोनों में, तो इन दोनों में पाए जाते हैं शुष्क पर्णपाती वृक्ष। यहाँ पे बबूल के पेड़ मिल जाएंगे, शीशम के पेड़ मिल जाएंगे, ऐसे पेड़ मिलते हैं। ठीक, सो डियर फ्रेंड्स आपका एक कन्फ्यूजन हमें लगता है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कहाँ पर, इन वृक्षों पर, क्योंकि हमने देखा दो जगह एक ही वृक्ष लिखा है। आप बोलेंगे ऐसा क्यों, क्या सागौन, तो सागौन यदि हम बात करें तो ये शुष्क वन है, पर्णपाती वन है, तो फिर ये उष्णकटिबंधीय में अर्ध पर्णपाती में क्यों है। तो डियर फ्रेंड्स सभी एरिया में बहुत सारे मिश्रित वन भी पाए जाते हैं कि नहीं, जहाँ उसको जैसा माहौल मिला। हो सकता है इस वाले इलाके में एक जगह पे ज़्यादा पानी की मात्रा हो। हमने देखा कि सागौन क्या आर्द्र पर्णपाती वृक्ष कहाँ पे पाए जाते हैं, मतलब यहाँ पे तो ये वृक्ष यहाँ पानी ज़्यादा है तो, या फिर यहाँ पे पानी कम है तो ये वाला वृक्ष यहाँ पे उग गया सागौन का, है ना। यहाँ पे भले आर्द्र पर्णपाती में आता है, भले ही बारिश यहाँ ज़्यादा होती है, कोई इलाके पे ना हुई हो तो वहाँ पे ये उग सकता है। तो ये एक दूसरे से पूरी पृथ्वी में समान बारिश तो नहीं होती ना, है ना, तो बारिश के आधार पर इनको बांटा गया है ना, आर्द्र पर्णपाती, कटि पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। इसी प्रकार हम देखें यहाँ पे आप बोलेंगे कि बबूल आपने दो जगह बबूल नहीं लिखा, मतलब शीशम आपने दो जगह लिखा है, एक तो यहाँ पे शुष्क पर्णपाती में लिखा है और दूसरा आपने पर्णपाती में लिखा है। तो डियर फ्रेंड्स वही कारण है हमारे पास कि यहाँ पे एक संपूर्ण हमारे मध्य प्रदेश में मिश्रित वन पाए जाते हैं। ठीक है ना, आपको एक जगह से दूसरी जगह बहुत से वन मिल जाएंगे, लेकिन ज़्यादा इलाका किसका है, कौन सा, वो हम आपको बता दें कि सागौन, शीशम, नीम, पीपल का पेड़ कहाँ पे मिलता है, पर्णपाती वृक्ष में। बांस, सागौन, साल, सागौन, ये वृक्ष ऐसे हैं जो जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहीं पे आपको दिखाई देते हैं। सागौन की तो बात कर लें, ये डियर फ्रेंड्स सबसे ज्यादा पाया जाता है हमारे मध्य प्रदेश में, 19% पाया जाता है। कितना डियर फ्रेंड्स, 19% पाया जाता है सागौन। देखिए फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, आप ये देख रहे हैं वृक्ष हैं, वृक्ष मतलब आधे रूप से मतलब पत्तियां गिरा चुके हैं, ऐसा लग रहा है बंजर भूमि है, मतलब लग रहा है यहाँ कोई बारिश नहीं हुई है। तो ये कौन से वृक्ष में आएंगे, शुष्क पर्णपाती में, एक प्रकार से कांटे कांटे से हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, बताइए डियर फ्रेंड्स ये इलाका किसका होगा, क्या शुष्क पर्णपाती का होगा, आर्द्र शुष्क पर्णपाती का होगा, या फिर डियर फ्रेंड्स पर्णपाती का होगा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। तो ये होगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे तो हरा भरा हमें दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ तो हमें लग रहा है ये इलाका है कहाँ का, सीधी शहडोल का इलाका है, बालाघाट मंडला का इलाका है। यहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है, यहाँ पे आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, पूर्ण रूप से अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ कौन से आपको वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, तो डियर फ्रेंड यहाँ कंटीले वृक्ष दिखाई दे रहे हैं हमको, मतलब कि यहाँ पे बारिश ना होने की वजह से, यहाँ पे क्या है कमी होने के कारण, मतलब कि यहाँ पे कितनी बारिश हुई है लगभग पे तो 75% से भी कम बारिश हुई है, इसलिए पत्तियों ने कांटे का रूप धारण भी कर लिया। सो डियर फ्रेंड्स आया समझ में आपको भौगोलिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। तो कौन कौन से देखे हमने, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती वन के लिए वर्षा कितनी जरूरत थी डियर फ्रेंड्स, तो जल्दी से बताइए। तो 50 से लेकर के 100 सेंटीमीटर, 50 से 100। इसमें हमने देखा कि एरिया कौन सा था, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का। तो पर्णपाती वन हमने देखा था कहाँ पे पाए जाते थे, पन्ना है, पन्ना, छतरपुर, दमोह और होशंगाबाद और छिंदवाड़ा के इलाका पे पाए जाते हैं। इसके बाद दूसरा हमने क्या देखा, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो आर्द्र पर्णपाती वन के लिए 100 से लेकर के 150 सेंटीमीटर की बारिश की जरूरत होती है। और ये वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, तो ये वृक्ष पाए जाते हैं, हमने क्या देखा, बालाघाट वाले इलाका पे, सीधी वाला इलाका देखा हमने, और शहडोल वाला इलाका। कौन से वृक्ष की बात कर लें हम इस वाले में, जहाँ पे आर्द्र पर्णपाती, तो बांस, साल, सागौन ये वृक्ष पाए जाते थे, बांस, साल, सागौन। इसके बाद तीसरा प्रकार देखा हमने, कौन सा डियर फ्रेंड्स, तो तीसरा प्रकार हमने देखा शुष्क पर्णपाती वन का, मतलब जहाँ बारिश सबसे कम होती है, 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है यहाँ बारिश। ठीक है ना, ये वाला इलाका। उत्तरी इलाका जहाँ पे ग्वालियर, शिवपुर, मुरैना वाला इलाका पे पाए जाते हैं ये वृक्ष। और यहाँ पे वृक्षों की बात करें तो बबूल है, शीशम है, ये इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। सो गाइस डियर फ्रेंड्स क्लियर हुआ या नहीं,
जल्दी से यदि आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक तो बनता है डियर फ्रेंड्स, एक लाइक बनता है हमारी मेहनत के लिए और आपकी और ज़्यादा प्रोत्साहन देने के लिए, जिससे हम और डबल एनर्जी के साथ में आपके साथ पेश आ सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं दूसरे प्रकार प्रजातीय आधार पर वनों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। सो गाइस, प्रजातीय आधार पर देखें तो प्रजातीय आधार पर हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारी प्रजाति पाई जाती हैं वनों की। सागौन, साल, शीशम, बबूल, कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो डियर फ्रेंड्स, कुछ इम्पॉर्टेंट प्रजाति हम पढ़े लेते हैं। जैसे हम साल की प्रजाति देख लेंगे, जो ज़्यादातर वृक्ष मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं उनकी प्रजातियां देखेंगे। देखिए, साल है जो हमारे मध्य प्रदेश में 4.15% भाग पर पाया जाता है, जो मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है उस पर, ठीक है ना। जो वन का क्षेत्रफल है उसमें यदि हम देखें मध्य प्रदेश में वन का क्षेत्रफल 21 है, ठीक है ना। और यदि मध्य प्रदेश के आंकड़ा के आधार पर देखें तो 30% है, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम साल का वृक्ष इस 30% में 4.12% पाया जाता है। सागौन का वृक्ष 19.36% पाया जाता है। तो इनके बारे में पढ़ेंगे और एक मिश्रित वन है उनके बारे में देखेंगे। 3 मिश्रित वन देख लेंगे, मतलब सभी पूर्ण रूप से पाए जाने वाले सभी जगह। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं प्रजाति के आधार पर वनों का वर्गीकरण। तो देखिए, प्रजाति के आधार पर देखें तो पहला प्रकार हम देखते हैं साल वृक्ष। साल भी क्या है, एक वृक्ष की एक प्रजाति है। तो देखिए, ये साल कहाँ पे पाया जाता है आपको बता दें। तो साल डियर फ्रेंड्स ये पाया जाता है मंडला, बालाघाट, उमरिया, सीधी, टिंडोरी, शहडोल वाले इलाके पे। ये कौन सा इलाका है, हमने अभी ये कौन से इलाके में आते हैं ये साल का वृक्ष। तो डियर फ्रेंड्स, क्या भौगोलिक आधार में जो हमने देखा था पर्णपाती वृक्ष है क्या ये साल का। या डियर फ्रेंड्स बताइए, क्या साल आर्द्र पर्णपाती है या फिर शुष्क पर्णपाती है। तो डियर फ्रेंड्स, ये इलाका कौन सा है, आर्द्र पर्णपाती का है। तो मतलब कि साल का वृक्ष भी क्या है, आर्द्र पर्णपाती वृक्ष है। क्या है, आर्द्र पर्णपाती वन है और ये राज्य के 4.15% भाग पर पाए जाते हैं, ठीक है, क्लियर। सो डियर फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम सागौन का वृक्ष। देखिए, सागौन का वृक्ष कहाँ पाया जाता है। और डियर फ्रेंड्स, एक बात बताएं आपको सागौन के वृक्ष की, ये सागौन का वृक्ष जो है हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक हिस्से पर आपको सागौन का वृक्ष मिलेगा। ये डियर फ्रेंड्स सर्वाधिक हिस्से पर मतलब 19.36% भाग पर आपको सागौन के वृक्ष का विस्तार दिखाई देगा। तो डियर फ्रेंड्स, इतना और बता दीजिए कि कौन सा वृक्ष है, मतलब कि क्या उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है या डियर फ्रेंड्स या उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती है, जो कि अभी हमने साल को देखा था आर्द्र पर्णपाती था। तो डियर फ्रेंड्स, ये है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो डियर फ्रेंड्स, अब इसका इलाका तो आप बता ही देंगे पर्णपाती का, यदि आपको याद है कि इलाका पर्णपाती वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं हमारे होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा और दमोह, छतरपुर तथा पन्ना में। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष जहाँ पाए जाते हैं वहीं पाया जाता है क्या, सागौन का वृक्ष। ज़्यादातर विस्तार वहाँ मिलता है, ठीक है ना। तो अभी हम मैप में आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। देखिए डियर फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं मिश्रित वन। पूरे इलाके में इतने जो मेन वृक्ष मतलब ज़्यादा पाए जाने वाले यही वृक्ष थे, बाकी सब एक दूसरे की जगह घुसे हुए हैं। यहाँ पे हमें साल का भी मिल जाएगा, शीशम का वृक्ष भी मिल जाएगा। इसके बाद देखें तो इमली का, आम का, नींबू का, सब कुछ के वृक्ष भी मिलते हैं हमारे मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। तो बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो हमने इम्पोर्टेंट पढ़ लिया है, जो कि हमें लग रहा है कि पेपर में आने लायक है। बाकी हम देख लेते हैं मिश्रित वन में। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, मिश्रित वन उष्णकटिबंधीय मिश्रित पर्णपाती वन है। मतलब लगभग पे मिश्रित रूप से कभी पत्तियां गिरा देते हैं, जहां बारिश हुई तो नहीं गिराते हैं, जहां नहीं हुई तो गिरा देते हैं, कभी कंटीले भी हो जाते हैं। तो देखिए 58.49% पे ऐसे वन हैं जो कि मिश्रित हैं, घुसे हुए हैं एक दूसरे में। यहाँ आम भी मिल जाएगा, इमली भी मिल जाएगी, साल भी मिल जाएगा, सागौन भी मिल जाएगा। अपने ही गांव के एरिया में देखिए डियर फ्रेंड्स, अपने ही शहर कस्बे में देखिए, आपको अलग अलग प्रजातियाँ आपको दिख जाएंगी, मिश्रित हुई कि नहीं हुई। इसके बाद ये इलाका कौन सा है, तो अब जब मिश्रित वन है तो मिश्रित इलाका होगा। बालाघाट, बैतूल, जबलपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, सागर, भोपाल। तो देखिए भोपाल कहाँ है, भोपाल हमारे पश्चिम में दिख रहा है। और बालाघाट की बात करें तो दक्षिण पूर्व में,
है ना। और सागर अगर की बात करें तो ये उत्तरी साइड उत्तर पूर्व में दिखाई देता है। तो मतलब ये गांव भी विलेज भी क्या है, सॉरी जिले भी क्या है, मिश्रित है, मिश्रित वन ही पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। सो ये क्लियर हुआ क्या आपको ये टॉपिक प्रजाति के आधार पर। तो क्या क्या देखा डियर फ्रेंड्स, क्विक रिवीजन करिए हमारे साथ में। साल का वृक्ष देखा, साल कौन सा वृक्ष है, उष्णकटिबंधीय ये आर्द्र पर्णपाती है। आर्द्र पर्णपाती का इलाका हमने कहाँ देखा था। तो डियर फ्रेंड साल का वृक्ष कहाँ पे पाया जाता है, इस वाले इलाके पे, ध्यान रहे, ठीक है, आर्द्र पर्णपाती है। इसके बाद पर्णपाती वृक्ष वाले क्षेत्र में कौन सा वृक्ष पाया जाता है, तो हमने देखा था सागौन का वृक्ष, जो कि सर्वाधिक इलाके में पाया जाता है मध्य प्रदेश के। और कितने परसेंट पर हिस्से में पाया जाता है डियर फ्रेंड्स, तो ये पाया जाता है हमारे 19.49% भाग पर। इसके बाद हमने क्या देखा, मिश्रित वन। मिश्रित वन तो हमने देखा बालाघाट में भी मिल जाएंगे, यहाँ भी मिल जाएंगे, यहाँ भी छतरपुर वाला भोपाल हमने देखा था, बालाघाट देखा था, और यहाँ पे बहुत सारे वृक्ष प्रजातियां भी मिल जाएंगी। मिश्रित मतलब मिश्रित, ठीक है ना, सब जगह मिश्रित। आपको क्लियर हुआ किसके आधार पर, प्रजाति के आधार पर, साल, सागौन और मिश्रित वन। सो डियर फ्रेंड्स हमने क्या क्या देख लिया, प्रजाति के आधार पर वनों का वर्गीकरण, भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण। प्रजाति के आधार पर कौन कौन से देखे हमने, प्रजाति के आधार पर 3 देखा हमने, साल, सागौन और मिश्रित वन, जिसमें कि हमने देखा कि जो सागौन का वृक्ष है वो सर्वाधिक पाया जाता है, 19% पर पाया जाता है, 19.36% पर। और ये कौन सा वृक्ष है, साल का वृक्ष, तो हमने देखा कि ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वृक्ष है। और साल का वृक्ष देखा जो 4% पर पाया जाता है, वो है उष्णकटिबंधीय पर आर्द्र पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती मतलब बारिश ज्यादा जहाँ पे लगती है, ठीक है। अब देखते हैं डियर फ्रेंड्स प्रादेशिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। तो हमारी ये 3-4 चीजें हो गई, 1, 2, तीसरा ये देखेंगे, फिर ये देखेंगे और ये देखेंगे, और बात अपनी एंड करेंगे। हिस्ट्री भी देखेंगे, इसकी वनों की हिस्ट्री के बारे में देखेंगे, अभी की रिपोर्ट देखेंगे, बट वनों का वर्गीकरण तो हो ही जाएगा। देखिए प्रादेशिक आधार पर वनों को डियर फ्रेंड्स 3 भागों में बांटा गया है। वो कौन से, इसकी हम 3 पेटियां पढ़ेंगे। कौन कौन सी डियर फ्रेंड्स, एक देखेंगे विंध्य पर्वत पेटी, दूसरे देखेंगे एक विंध्य कैमूर की पेटी, दूसरी सतपुड़ा मैकल, और तीसरी देखेंगे डियर फ्रेंड श्योपुर मोरैना वाली पेटी, ठीक है ना। इस प्रकार हम आप में बांटते हुए चलेंगे। सो डियर फ्रेंड्स देखिए ना, प्रादेशिक आधार पर वनों का वर्गीकरण, इसको भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। वो कौन कौन से, विंध्य कैमूर पेटी, सतपुड़ा मैकल पेटी, और डियर फ्रेंड्स मोरैना शिवपुरी की पेटी। चलिए देखते हैं एक एक से सबके बारे में। विंध्य कैमूर की पेटी यदि हम मैप में आपको बताएं, अभी हम मैप में भी बताएंगे, यहाँ पर पाए जाते हैं डियर फ्रेंड बिरल बंड। देखिए बी से बिंद, बी से बिरल, ध्यान रखना, ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाली बात नहीं है। तो देखिए विंध्य पर्वत श्रेणी में बिरल बंड पाए जाते हैं, ज़्यादा सघन नहीं पाए जाते हैं। मतलब डियर फ्रेंड्स यहाँ ज़्यादा बारिश नहीं होती होगी, है ना, होती है पर कम होती है। तो ये जहाँ ज़्यादा बारिश नहीं होती, लगभग आधी होती है, कम होती है, तो उसमें आते हैं पर्णपाती वन। वो इलाका कौन सा है जहाँ पे हम देखते हैं 50 से 100 सेंटीमीटर बर्फ होती है, तो वो इलाका विंध्य पर्वत श्रेणी का है, जहाँ पे पर्णपाती वृक्ष हमने पढ़ा था ना। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे विरल वन पाए जाते हैं, और जहाँ ज़्यादा बारिश होगी वहाँ सघन वन पाए जाएंगे। और दूसरी है हमारी सतपुड़ा मैकल की पेटी। तो देखिए सतपुड़ा मैकल की पेटी की बात करें तो यहाँ पर डियर फ्रेंड बहुत सर्वाधिक सघन वन पाए जाते हैं। ये कौन सा क्षेत्र है, देखिए यहाँ पे सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, यहाँ पे हमने आपको पढ़ाया था ये बालाघाट बाला इलाका डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सर्वाधिक बारिश होती है, और मतलब 100 से लेकर के 150 सेंटीमीटर। और ये कौन सा आर्द्र पर्णपाती वन का एरिया है, हमने बताया था आपको। तो यहाँ पे सर्वाधिक सघन वन पाए जाते हैं। यहाँ भी आप देख लीजिए, सा से सतपुड़ा, सा से सघन वन, ठीक है ना। यहाँ बी से बिरल, बी से विंध्य पर्वत श्रेणी। वैसे ट्रिक हमें भी पसंद नहीं है, आपको भी नहीं होंगी, पर थोड़ी बहुत हिंट तो बनता है। यदि आपको ध्यान आ जाए तो आप भी लगा दिया करो, और हमें आ जाए तो हम भी, इससे हमारा काम बन जाता है ना। बाद में तो हमें याद करना ही है, मैप में हम दिखा के पढ़ेंगे, इसलिए हम ट्रिक पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते, इसलिए दिखाते हैं पूरा। मोरैना शिवपुरी पठार की श्रेणी, ये कहाँ पे है भाई, तो ये हमारा है उत्तरी इलाका में, मध्य प्रदेश में। यदि देखें तो यहाँ पे कैसे वन पाए जाते हैं, तो हमने बताया था डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पे बारिश की बहुत कमी होती है, मतलब कि 75 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। तो जहाँ 75 सेंटीमीटर से भी कम
पानी गिरता है डियर फ्रेंड्स, वहाँ पे पाए जाते हैं कंटीले वृक्ष, मतलब कि पत्तियां ही कांटों का रूप ले लेती हैं। तो शिवपुरी मोरैना की पठार की श्रेणी है, तो यहाँ पर सर्वाधिक कंटीले वृक्ष पाए जाते हैं। ये इलाका है भिंड का, मोरैना का, शिवपुरी का। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, आखिर टाइम आ ही गया हमारे मैप का। देखिए यहाँ पे पाए जाते हैं अल्प वृक्ष, मतलब ज्यादा बारिश नहीं होगी तो ज्यादा पेड़ पौधे नहीं होंगे, सिंपल बात है ना। सो डियर फ्रेंड्स ये रहा हमारा मैप, ठीक है। तो सर्वाधिक वृक्ष सघन वृक्ष, और जिसको हम सतपुड़ा मैकल श्रेणी कहते हैं ना, तो वो यहीं पे सतपुड़ा के पास, पचमढ़ी के पास ये वाला इलाका है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं यहाँ सघन वृक्ष पाए जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये है आपका इलाका, मतलब कि देखिए ये बिरल वन, ये हमारा इलाका है, मतलब हम पन्ना के हैं डियर फ्रेंड्स, डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। तो देखिए यहाँ पे पाए जाते हैं बिरल वन, मतलब ज़्यादा बारिश भी नहीं होती, और यही इलाका में हमने बिरल वन भी है। और ये कौन सी श्रेणी है डियर फ्रेंड्स, हमने बताया था, तो ये बिंद कैमूर की श्रेणी किसको कहते हैं, क्या कहते हैं, बिंद कैमूर की श्रेणी। आप बोलेंगे आप लिख क्या रही हो, पर इसमें लिखती ना ही बन रहा भाई। देखिए डियर फ्रेंड्स अब देखते हैं, ये बिंद कैमूर की श्रेणी तो हो गई। अब इसके बाद इस सतपुड़ा यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, बिरल वृक्ष पाए जाते हैं। अब यहाँ पे लगभग 50 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, और यह इसी को हम क्या कहते थे, पर्णपाती वृक्ष का इलाका है ये, ठीक है ना। मतलब कि पानी की कमी के कारण पत्तियां गिरा देते हैं पेड़। इसके बाद सघन वन, तो देखिए ये वाला इलाका क्या है, सघन वन का, जहाँ पे छिंदवाड़ा हमने देखा था, बालाघाट वाला इलाका, बैतुल, और ये क्या है, मंडला वाला इलाका। तो यहाँ सघन वन वृक्ष पाए जाते हैं। और यहाँ पे हम बात करें तो ये वाला इलाका, जो ये वाला इलाका था वो आर्द्र वन का था। यहाँ पे बारिश भी अच्छी होती है, इसलिए यहाँ पे सघन वृक्ष पाए जाते हैं। इसके बाद डियर फ्रेंड्स बात करें हम, तो अल्प वन कहाँ पाए जाते हैं, या कंटीले वन पाए जाते हैं यहाँ पर। यहाँ पे बारिश की मात्रा लगभग 75% होती है, जिसके कारण यहाँ पे बिरल वन कंटीले वन पाए जाते हैं, और कम मात्रा में वन पाए जाते हैं, ठीक है ना, क्लियर। यहाँ पे हमने देखा था शुष्क वन का भी इलाका यही है, ठीक है ना। चीजें एक बार से दूसरी बार रिपीट होती हैं तो याद होती हैं। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आगे नेक्स्ट पर। तो हमने देख लिया किस पर, सघन, बिरल, अल्प, बिंद, सतपुड़ा मैकल, और शिवपुरी और मोरैना वाला इलाका, ठीक है। अब बोलेंगे आपकी मोरैना चिल्ला रहे हैं, एक बार दिखा नहीं सकती मोरैना कहाँ है। तो देखिए ये रहा हमारा मोरैना, ये रहा शिवपुरी, ये यहाँ पे सॉरी शिवपुरी, ठीक है ना। और तो आप मैप में देख ही सकते हैं। सो डियर फ्रेंड्स क्या आपको क्लियर हुआ इतना, तो बताइए। भौगोलिक आधार पर 3 देखा, पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती और आर्द्र पर्णपाती। प्रजातियों के आधार पर साल, सगौन और क्या, मिश्रित वन। प्रादेशिक आधार पर देखा, 3 भागों में बांटा हमने, बिंद कैमूर की श्रेणी, सतपुड़ा, हमारे साथ बोलिए डियर फ्रेंड्स जल्दी याद होगा, सतपुड़ा मैकल की श्रेणी, और एक और देखा हमने कौन सा, मोरैना शिवपुरी की श्रेणी। अब देखते हैं डियर फ्रेंड प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। तो देखिए प्रशासनिक आधार पर इनको 3 भागों में, इसमें भी हम 3 भाग देखेंगे। तो देखिए कौन कौन से, आरक्षित वन, संरक्षित वन, मतलब प्रशासन का इनमें कानून चलेगा वो वन हम देखेंगे। तो आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन, 3 हम इनके वनों के बारे में पढ़ेंगे। प्रशासन है मतलब कि कानून नियम होंगे इस वनों में, ठीक है ना। सो डियर फ्रेंड्स चलिए आ गया हमारा प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। एक है देखिए आरक्षित वन, एक प्रकार होता है इनका, प्रशासनिक आधार पर 3 भागों में बांटा गया, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आप बोलेंगे आपके आरक्षित वन आखिर होते क्या हैं, तो डियर फ्रेंड्स आरक्षित वन वो वन होते हैं जहाँ पे मानव की पाबंदी होती है। मानव का प्रवेश क्या होता है डियर फ्रेंड्स, इनका प्रवेश वर्जित होता है, वहाँ पे लोग नहीं जा सकते हैं, वहाँ पे भेड़ बकरियों को नहीं चराया जा सकता है, यहाँ से जलाऊ लकड़ियों को भी नहीं लाया जाता है। इनको कहा जाता है आरक्षित वन, मतलब कि राष्ट्रीय उद्यान वगैरह होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। सरकार की पाबंदी होती है, पूर्ण रूप से होती है, और जबकि यदि हम इसी संरक्षित वन में पूर्ण पाबंदी नहीं होती है बट होती है, मतलब यहाँ अभ्यारण्य वगैरह होंगे, यहाँ पर आप जलाऊ लकड़ियाँ ले सकते हैं, यहाँ से आप डियर फ्रेंड्स क्या भेड़ बकरियों को चरा सकते हैं। तो यह संरक्षित है और ये आरक्षण इनको प्राप्त है, जबकि इनको संरक्षण प्राप्त है। और तीसरे हैं अवर्गीकृत वन, मतलब इस पर पूर्ण
मानव जा सकता है, आ सकता है, घूम सकता है और जलाऊ लकड़ियां काट सकता है और वृक्ष और उनको भी चरा सकता है। चलिए फ्रेंड्स, अब और अच्छे से डिटेल से एक एक के बारे में बात करते हैं। अभी तो हमने डिफरेंस बता दिया तीनों में, वरना कंफ्यूजन होती है। तो डियर फ्रेंड्स, आरक्षित वन क्षेत्र की बात करें तो यह हमारे राज्य के कुल वन क्षेत्र का 61,886 वर्ग किलोमीटर पर है। ये गलत हो गया है गाइस, 49, ठीक है ना, वर्ग किलोमीटर पर फैले हुए हैं आरक्षित वन, जो कि हमारे 65.36% हमारी मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का। तो देखिए 61,886 वर्ग किलोमीटर पर फैले हुए हैं। टोटल वन क्षेत्र हम यदि हम बताएं तो कितना है हमारे मध्य प्रदेश पर? 77,468 या 86 के समथिंग पर है। अभी 19 का डाटा है, 2019 का, ठीक है ना। इतना है, जबकि ये 61,886 वर्ग किलोमीटर पर ये आरक्षित वन फैले हुए हैं। मतलब यहाँ पे मानव का पूर्णतः प्रवेश वर्जित है, वहाँ आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। आरक्षित वन देखिए, ये सर्वाधिक वन खंडवा वनव्रत में आते हैं। सर्वाधिक क्षेत्र इसका खंडवा वनव्रत में फैला हुआ है। आरक्षित खंडवा वनव्रत क्या है आप पूछेंगे, तो डियर फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे 16 वनव्रत क्षेत्र हैं, जहाँ पे मतलब 16 वनव्रत हैं। तो ये सर्वाधिक वनव्रत वाला क्षेत्र खंडवा, ठीक है ना, वहाँ पे आरक्षित वनव्रत है। तथा न्यूनतम सबसे छोटा वनव्रत कौन सा है? सबसे बड़ा खंडवा है, सबसे छोटा है छतरपुर। वहाँ पे पाए जाते हैं हमारे आरक्षित वन, ठीक है, क्लियर। 65.36% पर पाए जाते हैं। देखिए अब देखते हैं संरक्षित वन, मतलब यहाँ पे पूर्णतः मानव का हस्तक्षेप वर्जित नहीं है, आप वहाँ पे जा सकते हैं, जलाऊ लकड़ियाँ काट सकते हैं, इस प्रकार का वन क्षेत्र है, ठीक है ना। राज्य के कुल वन क्षेत्र का यह 32.84% है। अभी हमने देखा था राज्य के कुल वन क्षेत्र का जो आरक्षित वन कितना देखा था, वहाँ पे 32 दूनी क्या होता है 64, और 64 में एक और जोड़ेंगे तो 65% था, ठीक है ना, आरक्षित वन। जबकि ये संरक्षित वन कितना है? 32 है, उससे आधा है। तो 31,098 वर्ग किलोमीटर पर ये संरक्षित वन फैले हुए हैं, मतलब अभ्यारण्य वगैरह होंगे, ठीक है ना। अभ्यारण्य में भी यही होता है। तो इसका डबल यदि हम देखें तो इसका डबल कितना था? अभी हमने देखा था इसमें कितना था? 61,886 वर्ग किलोमीटर पर थे आरक्षित वन, जबकि उसका आधा कितना है? 31,098। पूर्ण रूप से आधा नहीं, थोड़ा बहुत है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे डाटा इसका, और इसमें अंतर निकाल सकते हैं। यहाँ पे 61,886 है, यहाँ पे 31,098 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे 65.36% है, यहाँ 32.84% है, ठीक है। डाटा क्लियर? आपको डाटा क्लियर हुआ? सो डियर फ्रेंड्स, अब देखते हैं अवर्गीकृत वन के बारे में। जिनका भी वर्गीकरण नहीं हुआ है, मतलब आप वहाँ पे खुलेआम जा सकते हैं, आ सकते हैं, ईंधन के लिए जलाऊ लकड़ी काट सकते हैं, जो गिर गई हैं आप उनको उठा सकते हैं, तो ये होते हैं अवर्गीकरण, मतलब इनका वर्गीकरण नहीं किया गया है। ऐसा कितना इलाका है मध्य प्रदेश में? तो 1705 वर्ग किलोमीटर, कम ही है। आरक्षित का हमने देखा सबसे ज़्यादा कितना, 61,000 देखा था, 61,886, हाँ 61 वगैरह देखा था। इसका 31,000 देखा, इसका 32 क्षेत्रफल में प्रतिशत में देखा, और उसका 65 देखा था, जबकि इसका प्रतिशत में देखें तो 1.8% है। सो क्लियर? आपको तीनों चीजें क्लियर हो गई। प्रादेशिक प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण आपने देख लिया। अब देखते हैं आगे। सो डियर फ्रेंड्स, हमने देख लिया प्रशासनिक आधार पर वनों को 3, संरक्षित, आरक्षित। आरक्षित सबसे ज़्यादा क्षेत्र है, संरक्षण थोड़ा कम है, 31 पॉइंट है, जबकि हम देखें अवर्गीकृत 1.8 देखा, ठीक है ना। दो चीज़ें देखी इसमें हमने, एक 61,886 वर्ग किलोमीटर पर है ये आरक्षित वन। इसके बाद हमने देखा इसका क्षेत्रफल 65% देखा आरक्षित वन का। इसके बाद हमने देखा संरक्षित वन। संरक्षित वन में हमने देखा कि 31,000 वर्ग किलोमीटर पर फैले हुए हैं। कितना हमने देखा? 31,000, और इसका परसेंट हमने देखा तो कितना था? इसका परसेंट हमने देखा डियर फ्रेंड्स तो कितना था? 31 था, 32 था, ठीक है ना, 32 पॉइंट के लगभग परसेंट में था। इसके बाद हमने देखा अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन में हमने देखा कि इसका क्षेत्रफल कितना है? 1705 है, और इसमें 1.8
8% भाग पर फैले हुए हैं। देख लिया। इसके बाद भौगोलिक आधार पर देखा हमने, और प्रजातीय आधार पर, प्रादेशिक आधार पर, बल्कि वन विभाग के आधार पर तो आप बोलेंगे कि देखा ही नहीं। डियर फ्रेंड्स, इसमें कुछ खास नहीं है, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आपको बता देते हैं। तो देखिए, वन विभाग के आधार पर भी हमने वनों को 3 भागों में बांटा है। वो कौन कौन से हैं? एक है डियर फ्रेंड्स राजकीय वन, मतलब ये राजकीय वन है, ठीक है ना, राजकीय, राज्य के द्वारा इनको संरक्षण प्राप्त है। दूसरे हैं निगमित निकाय वन, मतलब कि यहाँ राज्य भी पाबंदी लगा सकता है, और जैसे सड़क के किनारे वाले वृक्ष होते हैं, राज्य भी और गांव का भी उस पर नियंत्रण होता है। और तीसरे होते हैं निजी वन, जो कि डियर फ्रेंड्स निजी खेतीबाड़ी के हिसाब से, जैसे बांस के बहुत सारे वृक्ष आपने लगा लिए तो वो निजी हुए ना, आपकी प्रॉपर्टी पर, आपकी जमीन पर लगे हुए हैं। निजी, राजकीय वन जो राज्य से संरक्षण प्राप्त है, और दूसरा निगमित निकाय जो दोनों का मिला जुला काम है, गांव का और सरकार का, और निजी वन जो कि स्वयं के द्वारा। तो ये थे डियर फ्रेंड्स वन विभाग के आधार पर वनों का वर्गीकरण। आई होप डियर फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए एक लाइक बनता है, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि लाइक और आपके कमेंट ही हमारा दिल छूते हैं। और डियर फ्रेंड्स, नई एनर्जी के साथ नए चित्र डायोग्राम का प्रयोग करते हुए हम बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए डियर फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम इसके इतिहास के बारे में। क्या वनों जो हम मानते हैं कि वन है तो हम हैं और हम हैं तो वन है, तो क्या वनों को अभी से बस इसका संरक्षण प्राप्त है, या फिर फ्यूचर में भी कुछ वनों को बढ़ाने के लिए कोई उपाय किए गए थे, कोई काम किया गया था, उसके बारे में देखते हैं। अब आप बोलेंगे कि आपने ऐसा क्यों बोला, पहले आप ये बताइए कि वन है तो हम हैं और हम हैं तो वन है। तो डियर फ्रेंड्स, जो हम हैं, ठीक है ना, और डियर फ्रेंड्स क्या है, पेड़ पौधे हैं, तो ये हमें देते हैं क्या, ऑक्सीजन, और इनको हम देते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यदि हम नहीं होंगे तो ये नहीं होंगे, और ये नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे, है ना जरूरी। देखिए डियर फ्रेंड, इतिहास की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में यदि बात करें तो पहली वन नीति जब आई थी 1952 में आई। कब आई? 1952 में। और दूसरी नीति, ये क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। दूसरी वन नीति कब आई? तो ये आई 2005 में, ठीक, बहुत साल बाद, ठीक है ना। इनका राष्ट्रीयकरण किया गया, कब किया गया डियर फ्रेंड्स? वनों का राष्ट्रीयकरण, मध्य प्रदेश में वनों का राष्ट्रीयकरण 1970 में किया गया। और सबसे पहले राष्ट्रीयकरण में किसका राष्ट्रीयकरण किया गया? तेंदुपत्ता का, जिससे बीड़ी बनाई जाती है। भाई, ना तो बीड़ी पिया करो और ना बनवाया करो, ठीक है ना। इसके बाद मध्य प्रदेश को है डियर फ्रेंड्स, यदि हम बात करें, एक देखा 1952 में, 1970 में, फिर इसके बाद आई एक और 1975 में, सीधे 5 साल बाद। इसको मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब की गई? 1975 में, ठीक है ना। जैसे ही इसका राष्ट्रीयकरण किया, फिर उसके विकास की बात की गई, तो विकास निगम की स्थापना 1975 में की गई। अब वन्य जीव संरक्षण, मध्य प्रदेश की बात चल रही है, मध्य प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण 1974 में आया। जबकि भारत की बात करें तो ये 1972 में आया था, इसीलिए आप कंफ्यूज मत होना, मध्य प्रदेश की बात चल रही है, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश में 1974 में, मतलब 2 साल बाद। भारत की बात करें तो वन्य जीव संरक्षण कब आया था? 1972 में आया था। देखिए डियर फ्रेंड्स, क्या मनाया जाता है, वन महोत्सव मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 1952 में, जब वन नीति आई कि मुंशी के द्वारा भारत में आई थी डियर फ्रेंड्स, तभी से हम देखते हैं 7 दिन का वन महोत्सव मनाया जाता है। जुलाई में मनाया जाता है, 7 जुलाई तक, ठीक है ना, 1 जुलाई से। इसके बाद देखते हैं, एक और फैक्ट की बात करते हैं, तो यदि जो हम देखते हैं, जो भारत में डियर फ्रेंड्स वनों का आंकड़ा लाया जाता है, रिपोर्ट आती है, वन इतिहास की दृष्टि से देखें तो वन रिपोर्ट लाई जाती है हर 2 साल में, कि कितनी वनों में वृद्धि हुई, कितनी कमी हुई, किस राज्य ने वृद्धि की और कितनी की। तो ये कब से लाई जाती है? तो ये लाई जाती है डियर फ्रेंड 1987 से। कब से? 1987 से। और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान डियर फ्रेंड्स कहाँ पे है? इसका संस्थान कहाँ पे है जहाँ से ये रिपोर्ट डियर फ्रेंड्स दर्ज करवाई जाती है? क्या इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी है? तो डियर फ्रेंड्स बिल्कुल, इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी है, लेकिन इसका मेन हेडक्वार्टर कहाँ पे है बात करें तो उत्तराखंड के देहरादून में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड के देहरादून में है, ठीक है ना। इसका क्षेत्रीय कार्यालय की बात करें तो वो है हमारे मध्य प्रदेश में। यदि बात करें तो मध्य प्रदेश में जबलपुर में इसका क्षेत्रीय कार्यालय है, जहाँ से वन रिपोर्ट
प्रकाशित। देखिए डियर फ्रेंड्स, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में संस्थान क्षेत्रीय कार्यालय इसका मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, ठीक है ना। तो यदि आपको याद रखना है कि देहरादून, देखिए जो वृक्ष होते हैं इनका अनुसंधान और इनकी जांच करना बहुत ज़रूरी होता है कि कम हुए कि ज़्यादा, क्योंकि ये दूर तक हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अभी बस के लिए नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियों का भी तो ध्यान रखना है इनको। यदि ये नहीं होंगे तो क्या होगा फिर? वही कहावत है ना, हम हैं तो वन है और वन है तो हम हैं, वरना वन नहीं तो हम नहीं, ठीक है ना। तो ये दूर तक सोचते हैं इसलिए देहरादून में, ठीक है ना। आपको सही लगे तो करिए, वरना कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा कर्तव्य था थोड़ी सा हिंट करना, क्योंकि हमारे माइंड में ये बात आई। सो डियर फ्रेंड्स, हमने क्या क्या देखा? पहली वन नीति देखी, दूसरी वन नीति देखी, और क्या देखा? राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1970 में किया गया। और मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले वनों का राष्ट्रीयकरण किया था, ये बात भी आप ध्यान ही रख लेना, 1970 में किया। मध्य प्रदेश, अब जैसे राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तो सबसे पहले किसका किया गया? तेंदुपत्ता का किया। वन विकास निगम की स्थापना की गई। अब जैसे ही वनों के राष्ट्रीयकरण हुआ तो वन का विकास करना है कि नहीं करना भाई, तो उसका निगम की स्थापना कब की गई? इसके 5 साल, जस्ट 5 साल बाद। इसका अब वन में रहने वाले जीवों के बारे में भी सोच लीजिए। तो वन्य जीव, मध्य प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1974 में पारित किया गया, ठीक है, क्लियर। और यदि भारत की बात करें तो वो 72 में। अब देखते हैं डियर फ्रेंड्स, इसको हमने क्या देखा? अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में है, क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में है। और इसकी पंचवन योजना के बारे में पढ़ लेते हैं अपन। तो देखिए ये पंचवन योजना कब आती है? तो डियर फ्रेंड्स, अब 74 के बाद ही हम बात करेंगे और 75 के बाद की बात करते हैं। तो पंचवन योजना जो आई इसके, तो 75 के बाद क्या आता है? 76 आता है। तो 1976 और 77 में डियर फ्रेंड्स क्या आई? पंचवन योजना आई। तो डियर फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं पंचवन योजना। क्या यहाँ पंचायत चल रही है क्या भाई, या पंचवन योजना क्या है? तो देखिए वनों से रिलेटिव है, पंचायत तो इंसानों की होती है, वनों की ना होती है। चलिए देखते हैं पंचवन योजना। तो वनों से संबंधित पंचवन योजना की शुरुआत आखिर है क्या? तो डियर फ्रेंड्स, पंचवन योजना के तहत इसका मुख्य उद्देश्य है कि जिन जिलों में वनों का 33% से भी कम है वहाँ पे वन रोपण किया जाए। ये हुआ इस पंचायत का निष्कर्ष कि जहाँ जिन जिलों में 33% से भी कम है वन, वहाँ पे वन लगाए जाएं। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1976-1977 में की गई थी, ठीक है। अब आप बोलेंगे 76, इसके पहले क्या किया गया था? वन विकास निगम। जैसे ही विकास की बात की गई उसके 1 साल बाद पंचवन योजना ला दी गई कि जहाँ पे 33% से कम है वन, वहाँ पे भाई वन लगाए जाएं, है ना। वन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 75 में, 1975 में। इसके बाद 75 के पहले हम बात करें तो वन्य जीव संरक्षण की बात की गई थी कब? 1974 में। इसके पहले वनों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 4 साल पहले, 1970 में। तो आप ये डेट याद रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? कोई प्रॉब्लम नहीं। राष्ट्रीयकरण, वन्यजीव संरक्षण, वन विकास निगम, और जैसे वन विकास निगम की बात आई तो ये लेके आते हैं कि जहाँ 33% कम है वहाँ वनों का विकास किया जाए। क्लियर? पंचवन योजना क्लियर हुई। तो 1976-1977 में आई और जिसका मुख्य उद्देश्य था मध्य प्रदेश के उन जिलों में वनारोपण किया जाए जहाँ पे 33% से कम वन है। सो क्लियर हो गया आपको? चलिए डियर फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, भारतीय वन रिपोर्ट। अब देखिए भारतीय वन रिपोर्ट जो कि 2019 में अभी आई, इसके बाद 2021 की आएगी, ठीक है ना। तो डियर फ्रेंड्स, मतलब आप बोलेंगे कि 20 में क्यों नहीं आई भाई? 19 से सीधे 20 आता है, ना कि 21 आता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये 2 साल में आती है। और वन की रिपोर्ट की भारत में कितने % वनों की वृद्धि हुई या कमी हुई, क्या रहा 2 सालों में, तो 2 साल में आती है, ठीक है ना। और ये कब से प्रकाशित की जा रही है डियर फ्रेंड्स? तो 1987 से की जा रही है।
ठीक है ना, प्रत्येक 2 साल में। और इसका संस्थान कहाँ है? भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान। तो डियर फ्रेंड्स अभी तो बताया था ना आपको, उत्तराखंड के देहरादून में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड के देहरादून में है। भारतीय वन रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान द्वारा देहरादून द्वारा 2 वर्ष में तैयार की जाती है। यह रिपोर्ट 1987 से प्रकाशित हो रही है। अभी हम देखेंगे वन रिपोर्ट के बारे में, जो कि डियर फ्रेंड्स 2019 में आई है, मतलब 20 के समथिंग पे दिसंबर में आई है 2019 में, तो 20 तो लगने ही वाला था। उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए थोड़ी सी इतिहास के बारे में और बात कर ले। इसके क्षेत्रीय इकाइयां हैं कुछ, के बारे में देखेंगे। देखिए वनों से संबंधित विवरण हम बात करें, एक क्षेत्रीय इकाइयों के बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश में यदि बात करें तो वृत्त कितने पाए जाते हैं? तो हमने बताया था 16 वृत्त पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। और हमने क्या बताया था, एक खंडवा क्या है? सर्वाधिक आरक्षित वन वृत्त है, मतलब कि खंडवा में सबसे बड़ा वन वृत्त है। और इस 16 वन वृत्तों में से खंडवा, ठीक है ना। इसके बाद सबसे छोटा कौन था? छतरपुर वन वृत्त। इसके बाद यदि हम बात करें इसके नीचे कौन होता है? 16 वन वृत्त है। वन मंडल क्या है? तो इसके नीचे होते हैं वन मंडल, जो कि मध्य प्रदेश में 63 हैं। अब वन मंडल के नीचे भी उपवन मंडल होते हैं, वो हैं कितने? 135 हैं। इसके बाद होते हैं परिक्षेत्र। क्या होते हैं डियर फ्रेंड? परिक्षेत्र होते हैं, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में 473 परिक्षेत्र हैं। वन मंडल की बात हमने क्या की? इसमें कितने वन मंडल कितने होते हैं? 63। वृत्त कितने होते हैं? 16। सबसे बड़े क्या होते हैं? वृत्त होते हैं। फिर वन मंडल, उपवन मंडल, परिक्षेत्र। क्लियर? इसके बाद उपवन मंडल, अब सॉरी परिक्षेत्र हमने 473 देखे। अब परिक्षेत्र के भी क्या होते हैं? उप परिक्षेत्र होते हैं, जो कि 1871 हैं। अब परिक्षेत्र निकला तो परिसर आ गए, और परिसर कितने होते हैं? कितने हैं? 8286 है। तो हमने क्या क्या देखा इसमें? देखिए वृत्त देखा, वृत्त हमने देखा 16 है। वन मंडल देखे जो कि 63 है। अब वन मंडल के नीचे क्या है? उपवन मंडल है। ये 2 चीजें देखी, ठीक है। इसके बाद परिक्षेत्र देखा और उप परिक्षेत्र देखा। परिक्षेत्र में कितने थे? 473 और उप परिक्षेत्र में 1871। फिर परिसर देखा, तो देखिए हमने वृत्त 1 देखा और परिसर 1 देखा। वन मंडल और परिक्षेत्र 2 देखे। तो आपको क्लियर हुआ? क्या आपको याद हुआ? नहीं हुआ? वृत्त 16 सबसे बड़ा, वन मंडल और उपवन मंडल 63, 35, 135। क्लियर? 400 परिक्षेत्र 473, उप परिक्षेत्र 1871। परिसर, ओनली परिसर की बात करें तो 8286। तो डियर फ्रेंड्स देखते हैं राज्य के प्रमुख संस्थान और उनके मुख्यालय कहाँ पे है कि हमारे मध्य प्रदेश में। तो डियर फ्रेंड्स देखिए हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे, भारतीय वन के अनुसंधान संस्थान, क्योंकि डियर फ्रेंड्स वन तो बहुत जरूरी है हमारे लिए, तो इनके लिए तो कुछ करना ही होगा ना भाई। तो देखिए भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? तो वो है डियर फ्रेंड्स भोपाल में। कहाँ पे है? भोपाल में। अब इसको याद कैसे रखें? प्रॉब्लम तो है ना। तो देखिए चुटकी में याद करेंगे। भोपाल क्या है? हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी है, और इसका दायित्व है कि सबका प्रबंधन करना, हर चीज को देखना। इस मैनेजमेंट कौन बनाएगा डियर फ्रेंड्स? मध्य प्रदेश का। तो वो है हमारी राजधानी भोपाल, पालती है एक प्रकार से सबको। तो डियर फ्रेंड्स वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? भोपाल में। क्लियर? वन, अब आप प्रबंधन मैनेजमेंट की बात आती है तो कौन पालता है? मैनेजमेंट कौन करता है? हमारी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। इसके बाद भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। तो वन का अनुसंधान करना है, कोई ना चीज खोजना है डियर फ्रेंड। तो खोजने में ऐसे ही नहीं खुज जाती, उसके लिए डियर फ्रेंड्स हमारे अंदर ताकत होना चाहिए, दम होनी चाहिए कुछ करने की, तब ना हम अनुसंधान कर पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स जब हमारे अंदर बल होगा तो ही हम क्या करेंगे? अनुसंधान करेंगे। तो भारतीय वन अनुसंधान कहाँ पर है? तो जबलपुर में है। ये कहाँ पे है? जबलपुर में है। क्लियर? याद होगा। मैनेजमेंट कौन करता है? भोपाल। वन प्रबंधन भोपाल, वन अनुसंधान जबलपुर। वन राजकीय महाविद्यालय, वन राज्य का महाविद्यालय कहाँ पे है? तो वन राज्य की बात चल रही है तो बालाघाट में है। कहाँ पे है डियर फ्रेंड्स? वन राजकीय महाविद्यालय बालाघाट में है।
पूरे राज्य का है, ये बालाघाट में, ठीक है ना। जो बाला होती हैं, बच्चे होते हैं ना डियर फ्रेंड्स, ये सब पर राज करते हैं, ठीक है ना। तो वन राजकीय महाविद्यालय बालाघाट में स्थित है। महाविद्यालय, विद्यालय की बात चल रही है, ठीक है ना। विद्यालय तो बच्चे जाते ही हैं, जाते हैं कि नहीं जाते, बालाएं बालक। तो डियर फ्रेंड्स, वन राजकीय महाविद्यालय कहाँ पे है? भोपाल में है। वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र, आप बोलेंगे डियर फ्रेंड यहाँ भी प्रबंधन और यहाँ भी प्रबंधन, भाई हम तो फंस गए। बिल्कुल नहीं फंसे डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ओनली वन प्रबंधन संस्थान की बात चल रही है, जो कि वन का प्रबंधन कौन करता है? भोपाल। और यहाँ पे बात चल रही है वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र की। तो वन प्रबंधन से संबंधित शिक्षा केंद्र कहाँ पे है डियर फ्रेंड्स? बैतूल में। कहाँ पे है? बैतूल में। बैतूल में। बताइए भाई क्या पढ़ना है हमको? तो शिक्षा मतलब कि पढ़ना, और बैतूल मतलब बैतूल, ठीक है ना। वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र कहाँ पे है? बैतूल में है। इसके बाद संजीवनी संस्थान। अब डियर फ्रेंड, जब कोई पालन पोषण करेगा तो प्रबंधन भी करता है, मैनेजमेंट भी लगाता है, और प्रबंधन में जो जो कुछ दवाई उपचार सब कुछ का पालन पोषण में डियर फ्रेंड खाना भी आता है, पीना भी आता है, और आप बीमार हो जाएं तो उसका दवाई करवाना भी आता है। तो संजीवन वगैरह की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती? तो संजीवनी संस्थान कहाँ है? तो संजीवनी की ज़रूरत उसे ही पड़ती है जो कि पालन पोषण करता है। यदि बच्चों का कोई पालन पोषण करता है तो उसे संजीवनी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये है भोपाल में। तो प्रबंधन भी जो करेगा तो वो संजीवनी की उसको ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने क्या देखा? वन प्रबंधन और संजीवनी संस्थान दोनों कहाँ पे है डियर फ्रेंड्स? भोपाल में है। वन प्रबंधन करना और संजीवनी संस्थान भोपाल में है। इसके बाद हमने अभी देखा कि वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र पर कंफ्यूज नहीं होना, हाईलाइट कर लेना इसको। वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र बैतूल में है, जबकि वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? भोपाल में है, ठीक है, क्लियर। इसके बाद इसलिए हम अलग से बताए जा रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड सृजन स्कूल कहाँ पे है? जहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड का डियर फ्रेंड्स सृजन किया जाता है, मतलब स्कूल है तो डियर फ्रेंड्स वहाँ पे निर्माण ही तो किया जाता है फॉरेस्ट गार्डों का। तो वो है हमारे बैतूल, रीवा, शिवपुरी, अमरकंटक और लखनादौन, ठीक है ना। तो बैतूल सबसे नीचे, रीवा उत्तर पूर्वी साइड, शिवपुरी उत्तर साइड, और अमरकंटक यदि हम देखें तो उत्तर दक्षिण में पड़ता है। बैतूल दक्षिण में मध्य प्रदेश के। तो फॉरेस्ट गार्ड सृजन स्कूल कहाँ पे है? बैतूल, रीवा, शिवपुरी, अमरकंटक, लखनादौन। सो डियर फ्रेंड्स, देखिए ये रहा हमारा मंडला जिला, और ये रहा सिवनी जिला, लखनादौन और अनूपपुर जिला में डियर फ्रेंड्स फॉरेस्ट गार्ड का क्या स्कूल है, ठीक है ना। और कहाँ पे? रीवा में, और आपको मिल जाएगा शिवपुरी में। यहाँ पे पाए जाते हैं फॉरेस्ट गार्ड के सिवनी, अनूपपुर में हमने देखा क्या है? अमरकंटक है वहाँ पे, ठीक है ना। और सिवनी में क्या है? लखनादौन, और रीवा में और शिवपुरी में। यहाँ पे 4 स्थानों में फॉरेस्ट गार्ड की क्या दी जाती है? स्कूल है यहाँ पे। इसके बाद बैतूल में भी है, बैतूल, सिवनी, अनूपपुर जिला के अमरकंटक में, और सिवनी के लखनादौन में, रीवा में और शिवपुरी में, ठीक है, क्लियर हुआ आपको। इन 4 जगह पे फॉरेस्ट गार्ड के मध्य प्रदेश में क्या है? स्कूल हैं, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको क्या फॉरेस्ट गार्ड के स्कूल में कोई प्रॉब्लम याद हो गए होंगे? थोड़ी बहुत तो दिमाग पर जोर देना ही होगा ना डियर फ्रेंड्स। यदि हमको कॉम्पिटिशन एग्जाम निकालना है तो फॉरेस्ट गार्ड के सृजन के स्कूल कहाँ पे? जहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड बच्चों को बनाया जाता है। तो देखिए वो है बैतूल, रीवा, शिवपुरी, अमरकंटक अनूपपुर जिले में, और लखनादौन ये पड़ता है सिवनी जिले पे, ठीक है ना। ये हमारे दक्षिण में है। इसके बाद देखिए प्रादेशिक वन के स्कूल, जो प्रादेशिक वन स्कूल कहाँ पे पाए जाते हैं? तो बैतूल है, शिवपुरी है, अमरकंटक है। तो देखिए ये तीनों तो उसमें भी हैं, फॉरेस्ट गार्ड में भी हैं और इसमें भी है, बैतूल, शिवपुरी और अमरकंटक। इसके बाद गोविंदपुर और झाबुआ में भी प्रादेशिक वन स्कूल हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इनकी ट्रेनिंग दी जाती है, वन से संबंधित प्रादेशिक वन स्कूल यहाँ पे है। सो आपको क्लियर हुआ? एक बार क्विक रिवीजन करते हैं डियर फ्रेंड्स। देखिए भारतीय वन प्रबंधन संस्थान
तो प्रबंधन कहाँ पे किया जाता है? भोपाल में संस्थान। और यदि हम भारतीय वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र की बात करें तो वो है बैतूल में, ध्यान रखना इस पे। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान अनुसंधान करने के लिए बल लगेगा तो वो है डियर फ्रेंड जबलपुर में। वन राजकीय महाविद्यालय वन राज्य कौन करता है आजकल? तो छोटे छोटे बच्चे, बालाएं करती हैं बालाघाट में। वन राजकीय महाविद्यालय, बालाएं भी आजकल पढ़ने जा रही हैं। बालक उनको बोलते हैं जो लड़के होते हैं, बालक किसको बोलते हैं? लड़के को। तो डियर फ्रेंड्स आप इससे भी याद रख सकते हो, आप डायरेक्ट रूप पे याद रखिए, बहुत अच्छा रहेगा। वन राजकीय महाविद्यालय बालाघाट में है। वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र ये बैतूल में है। यदि वन प्रबंधन संस्थान की बात करें तो भोपाल में है। अब डियर फ्रेंड्स जो भी वन संजीवनी संस्थान जो पालता है डियर फ्रेंड्स, वही उसको संजीवन की भी ज़रूरत पड़ती है। संजीवन मतलब औषधि। संजीवनी संस्थान कहाँ पे है? तो वो है हमारे मध्य प्रदेश में, भोपाल में। फॉरेस्ट गार्ड सृजन कहाँ पे, स्कूल कहाँ पे है? तो बैतूल, रीवा, शिवपुरी, अमरकंटक, लाखनादौन। प्रादेशिक वन स्कूल की बात करें तो यहाँ पे भी बैतूल आ जाएगा, शिवपुरी और अमरकंटक, गोविंदपुर और झाबुआ में प्रादेशिक वन स्कूल हैं। सो डियर फ्रेंड जल्दी से बताइए हमारे साथ में, वन प्रबंधन संस्थान 3 याद करके, भोपाल, वन अनुसंधान जबलपुर, वन राजकीय महाविद्यालय कहाँ पे है? बालाघाट। अब चलते हैं नेक्स्ट 3 पर। तो देखिए नेक्स्ट 3 पर देखेंगे, वन राजकीय महाविद्यालय बालाघाट, वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र बैतूल, संजीवनी संस्थान भोपाल। क्लियर? आप हमारे साथ रिवाइज करते चलिए, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। फॉरेस्ट गार्ड सृजन स्कूल कहाँ है? बैतूल, रीवा, शिवपुरी, अमरकंटक, लाखनादौन। प्रादेशिक वन स्कूल कहाँ है? बैतूल, शिवपुरी, अमरकंटक। तो यदि आपको ये 3 याद हैं तो झाबुआ और लगा दीजिए, काम खत्म। क्लियर? फॉरेस्ट गार्ड सृजन और प्रादेशिक वन स्कूल आपको याद हो जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं डियर फ्रेंड्स भारतीय वन रिपोर्ट 2019, जो कि डियर फ्रेंड्स हम इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। भारतीय वन रिपोर्ट 2019 के बारे में कि ये टॉपिक आएगा तो इसको हम वर्तमान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी 2021 की गई रिपोर्ट नहीं आई है, अभी 2019 की चल रही है। और ये कौन से नंबर की रिपोर्ट है डियर फ्रेंड्स? तो ये है हमारे 16वें नंबर की रिपोर्ट। 1987 से वन रिपोर्ट जारी की जा रही है। भारतीय वन सर्वेक्षण अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? जो देहरादून उत्तराखंड के द्वारा। और हमारा क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? जबलपुर में, ठीक है ना, 1987 से। तो ये कौन से नंबर की रिपोर्ट है? जो 2019 में आई, दिसंबर में आई डियर फ्रेंड्स। देखिए यही लिखा है यहाँ पर, भारतीय वन रिपोर्ट 2019 में वन पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 30 दिसंबर 2019 को जारी की गई। ये 16वें नंबर की है। इसके पहले 2017 में आई थी, ठीक है ना। अब आएगी 2021 में, जो कि लग चुका है पर अभी नहीं आई है, क्योंकि हम देखते हैं ये तो लास्ट ही में आ रही है। 2019 मतलब 20 में आई थी, तो 20 के बाद 22 में आना चाहिए, है ना। 22 में नहीं आएगी, मतलब दिसंबर में आ जाएगी, है ना, 21 के दिसंबर में, तो बराबर हो गया। तो ये किसके द्वारा लागू की गई थी, जारी की गई थी? तो वन और पर्यावरण एक दूसरे से रिलेटेड तो हैं ही, हम भी पर्यावरण से रिलेटेड हैं, हम तो दूर नहीं है ना, सभी को ही है। तो ठीक है ना, इसीलिए वन पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 30 दिसंबर 2019 को यह जारी की गई थी। डियर फ्रेंड्स, तो कौन सी रिपोर्ट है ये? 16वीं वन रिपोर्ट है। इसके पहले 15वीं वन रिपोर्ट 2017 में आई थी। और ये रिपोर्ट डियर फ्रेंड्स क्या एक से लोग वृक्ष गिन रहे थे क्या? सभी लोग। तब तो डियर फ्रेंड्स हो गया काम, यदि एक एक वृक्ष गिनने को ये लोग चले जाएंगे तो सर्वेक्षण के द्वारा। तो नहीं, ऐसे नहीं गिनी, ऐसे रिपोर्ट नहीं लाई जाती। इसके लिए रिसोर्स सेट 2 उपग्रह नामक संवेदी आंकड़ों पर आधारित है। ये उपग्रह क्या करता है? यही वनों का आकलन करता है। कौन, किसके द्वारा आई थी रिपोर्ट? रिसोर्स सेट 2 के द्वारा। अब रिसोर्स सेट जैसे आपने देखा चंद्रयान 14 गया था अभी, है ना। तो ये रिसोर्स सेट 2 था, ध्यान रखना 2, क्योंकि ऐसे उपग्रह बहुत सारे होते हैं। तो गाइस आप बोलेंगे कि आप बता तो रही हैं कि 16वीं वन रिपोर्ट है और 30 दिसंबर 2019 को आई, 16वीं नंबर की है, 1987 से आती है। तो रिसोर्स सेट 2 उपग्रह के द्वारा लाई गई।
इसमें आंकड़े एकत्रित किए गए। तो बताइए ये आंकड़े में आखिर है क्या, वन कितने हैं, ये तो बताइए, इम्पोर्टेंट बात। तो डियर फ्रेंड्स, ये वन है 8 लाख तकरीबन पाए गए हमारे भारत में, ठीक है ना। 8,07,276 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र था। वन क्षेत्र को कौन से, मतलब यहाँ पे वृक्ष भी ले लिए गए और वन आवरण, वृक्ष आच्छादन और वन आवरण। बोलेंगे आप वन और वृक्ष आच्छादन में एक ही बात है, तो नहीं फ्रेंड्स। देखिए वन जो होते हैं, मतलब कि जो, और वृक्ष आच्छादन क्या होते हैं, मतलब जो हमारे सड़क के किनारे वन लगाए हैं उनको भी हमने ऐड कर लिया और जो वन को भी ऐड कर लिया, और जो बहुत सारे जो वन लगे हैं कहीं भी, सभी जगह पे वन, टोटल वन की बात की जा रही है तो कितने पाए गए, 8,07,276 वन पाए गए। और जबकि भारत का क्षेत्रफल, इतने क्षेत्रफल पर वन पाए गए। और भारत के क्षेत्र की बात करें तो कितना है भारत का क्षेत्रफल, 32,82,263 है, ठीक है ना। 32,87,263 हमारे भारत का क्षेत्रफल है। उस क्षेत्रफल में से 32 लाख में से 8,07,276 वर्ग किलोमीटर पर वन पाए गए, ठीक है ना। अब इसके बाद देखते हैं, यह लगभग जो इस क्षेत्रफल के, मतलब जो हमने बताया 32,87,263, इस क्षेत्रफल के जो ये वाले वन पाए गए, ये कितने परसेंट हुआ डियर फ्रेंड, तो हमारे क्षेत्रफल के 24.56% पर भारत में वन पाए जाते हैं। ये तो रही डियर फ्रेंड्स भारत की बात। अभी हमें करनी है, अभी और भी बात करनी है मध्य प्रदेश की, ठीक है ना। तो और यदि हम देखें, अभी तो हमने वृक्ष आच्छादन वाला क्षेत्र देखा, ये वाला आंकड़ा देखा। अभी हमने ओनली वन बस की बात करें तो ये 8 लाख नहीं पाए गए। भारत यदि वन की बात करें तो 7,12,249 वर्ग किलोमीटर पर ओनली डियर फ्रेंड्स वन है। वहाँ पे सड़कों के किनारे के वन को नहीं जोड़ा गया, जबकि इसमें जोड़ लिया गया था। तो ये डाटा कितना है, 7,12,249। और ये जो 32 लाख का जो क्षेत्रफल है हमारे पूरे भारत का, उस 32,87,263 है। तो उस क्षेत्रफल के 21% भाग पर ओनली वन पाए जाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये डाटा क्या हुआ, यदि वन और वृक्ष आच्छादन से संबंधित डाटा पूछे तो आप 8,07,276 लिख सकते हैं और 24.56% पर वन लिख सकते हैं। और यदि वन बस का क्षेत्रफल पूछे, मतलब कुल वन, वृक्ष आच्छादन ना हो, तो 7,12,249 किलोमीटर आप लिख सकते हैं और 21.67% पर है। सो डियर फ्रेंड्स, अभी तो हुई हमारे भारत की बात, अभी हमारा एमपी बाकी है, मतलब कि मध्य प्रदेश, जहाँ पे जो पीएससी का, जो मध्य प्रदेश की हम परीक्षाओं के लिए हम जो वन पढ़ रहे हैं उसकी तो हमने बात की ही नहीं। चलिए अब उसके बारे में देख लेते हैं। अभी हमने ये जो 24 और 21% क्या देखा, ये प्रतिशत के आधार पर, और 8 लाख और 7 लाख ये क्या देखा हमने, वर्ग किलोमीटर के आधार पर पूरे। सो डियर फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम एमपी के बारे में, मध्य प्रदेश के बारे में, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र, तो देखिए वन क्षेत्र में मध्य प्रदेश में कितने वन पाए जाते हैं, तो 77,482 वर्ग किलोमीटर वन पाए जाते हैं, जो कि हमारे पूरे भारत में इतना बड़ा क्षेत्रफल में, इतना बड़ा क्षेत्र नहीं है वनों का कहीं पे, जितना कि हमारे मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो 2019 में सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य की बात करें तो जहां सर्वाधिक वन क्षेत्र है, वहां पे सर्वाधिक क्षेत्रफल वनों को छोड़ा गया है डियर फ्रेंड्स, तो वो है हमारा मध्य प्रदेश, जहां पे 77,400 वर्ग किलोमीटर वन पाए जाते हैं। 77,000। यदि पूरे भारत की बात करें तो कितने बताए थे हमने, पूरे भारत में वन की बात करें तो 7,12,249 के समथिंग था। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मतलब 1 लाख में कुछ ही कम रहे हैं, जबकि जिले के मध्य प्रदेश में भारत में राज्य कितने हैं, 28 राज्य हैं। और गैस 1 लाख से थोड़ी कम तो यहीं मध्य प्रदेश बस में वन पाए जाते हैं, और पूरे भारत में 8 लाख वन पाए जाते हैं वर्ग किलोमीटर, जबकि मध्य प्रदेश में 77,482 वर्ग किलोमीटर पर वन पाए जाते हैं, जो कि गैस बहुत बड़ा एरिया है मध्य प्रदेश में वनों का।
ठीक है ना। तो यदि हम बात करें तो क्या मध्य प्रतिशत के आधार पर यदि देखें, अभी तो हमने वर्ग किलोमीटर के आधार पर देखा गाइस, तो प्रतिशत के आधार पर केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप आएगा ज़्यादा पे। प्रतिशत के आधार पर वन क्षेत्र कहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो डियर फ्रेंड्स वो है लक्षद्वीप, जहाँ पे 90.33% वन पाए जाते हैं। आप ही सोचिए, अब बोलेंगे आपकी, अभी आप बोल रही थी कि क्षेत्र में मध्य प्रदेश में वन पाए जाते हैं ज़्यादा, और ये लक्षद्वीप कहाँ से निकल आया भाई। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, ये प्रतिशत के आधार पर है। एक बात ध्यान रखना, किसके आधार पर है, ये प्रतिशत के आधार पर। तो डियर फ्रेंड्स, अब प्रतिशत क्या होता है, जैसे डियर फ्रेंड्स आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, हमारे पास लक्षद्वीप के पास ये टुकड़ा है भूमि का, यहाँ पूरा ये समझ लो ये लक्षद्वीप है, यहाँ इसको हमने 4 भागों में बांटा, कुछ आदमी रह रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसके चारों क्षेत्रों में क्या है, तीनों क्षेत्रों में वन है, ओनली यहाँ पे बस क्या है, मनुष्य रह रहे होंगे। तो इसीलिए मतलब कि यहाँ पे 1% मतलब कि 100 में से यदि हम देखें तो पूरे क्षेत्र पे वन है, ओनली पूरे 90% पर वन है, 1% पर ही 10% पर भी मानव रहते हैं, ठीक है ना। और यदि हम अपने मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का लक्षद्वीप से ज़्यादा क्षेत्रफल है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 3,08,282 है। तो देखिए मध्य प्रदेश माना कि ये है, यहाँ पे डियर फ्रेंड 3-4 फील्ड हैं, तो माना कि इसके इतने बड़े इलाके में क्या कर दिया हमने, क्या किया डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे वन लगा दिए। तो फिर भी तो डियर फ्रेंड्स इससे ज़्यादा बचता है ना हमारा इलाका, है ना। तो इतने में क्या लगा दिया हमने, वन लगा दिए 1-2 इलाके में, यहाँ पे हमने वन लगा दिए डियर फ्रेंड्स, ठीक है ना। इतने में यदि हम वन लगा रहे हैं, फिर भी डियर फ्रेंड्स इससे ज़्यादा इलाका ये बच रहा है कि नहीं बन रहा है। तो वहाँ पे बचा कितना, ओनली डियर फ्रेंड 10%, जबकि हमारे मध्य प्रदेश में भले 77,400 वर्ग किलोमीटर वन लग गए हैं, इसके बाद भी तो हमारा क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा बच रहा है ना, 3 लाख वर्ग किलोमीटर है हमारा क्षेत्रफल, जबकि ये वन तो क्या है 1 लाख है, जबकि यहाँ पे 10 बस बचा, पूरा 90% पर वन है। तो इसीलिए प्रतिशत के आधार पर कौन प्रदेश आएगा, लक्षद्वीप आएगा हमारा, आगे वनों में क्षेत्र है। और यदि हम वर्ग किलोमीटर के आधार पर देखें तो क्या आएगा, कौन सा क्षेत्र आएगा, मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश और प्रतिशत की दृष्टि से लक्षद्वीप, जहाँ सर्वाधिक क्षेत्र है वनों का। आपको क्लियर हुआ। चलिए अब देखते हैं आगे अपन, यदि 2017 और 2019 की डियर फ्रेंड्स तुलना करते हैं कि उस टाइम ज़्यादा वन थे कि इस टाइम ज़्यादा वन है, कमी आई है वनों में या वृद्धि हुई है। तो डियर फ्रेंड्स वृद्धि हुई है, भले ही कम मात्रा में हुई है, लेकिन कमी तो नहीं आ पाई है। देखिए 2017 की रिपोर्ट में 77,414 वर्ग किलोमीटर पर वन थे, जबकि 2019 की बात करें तो 77,482 वर्ग किलोमीटर पर वन पाए गए हैं। तो डियर फ्रेंड्स आप बोलेंगे कि यहाँ भी 77,000, यहाँ भी 77,000, यहाँ 400, तो यहाँ 400, वृद्धि कहाँ से हुई। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ 14 है, यहाँ 82 है, तो 68 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है, 68 वर्ग किलोमीटर की ओनली। देखिए 14 और 82 में यदि हम अंतर निकालेंगे तो 68 का ही आएगा। क्लियर। इसके बाद देखते हैं, तो डियर फ्रेंड्स अभी तो हमने भारत की रिपोर्ट देखी कि मध्य प्रदेश में ये इलाका था, इतने वन पाए 77,000 वर्ग किलोमीटर पर, और वो जो कि डियर फ्रेंड्स मतलब 24% पर थे, ठीक है ना। इसके बाद अब देखते हैं प्रशासकीय प्रबंधन की दृष्टि से मध्य प्रदेश में भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 3 लाख। मध्य प्रदेश की खुद की रिपोर्ट यदि हम देखें प्रशासकीय प्रबंधन की दृष्टि से, तो मध्य प्रदेश मानता है कि हमारे यहाँ 94,689 वर्ग किलोमीटर पर वन है, जबकि भारत कितना बोलता है, 77,482, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने हैं, 94,000, ये 77,000 बोलता है। जिसके आधार पर यदि हम इन 94,000 के आधार पर देखें, मध्य प्रदेश के आधार पर देखें, तो मध्य प्रदेश के लगभग 30.72% पर क्या वन पाए जाते हैं, और भारत के आधार पर देखें तो 24% पर पाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर। तो 77% और 94%, 24% और 30% यदि हम देखें इसमें तो क्लियर। इसके बाद डियर फ्रेंड्स देखते हैं हम कि मध्य प्रदेश में कौन से जिले हैं जहां पे ज़्यादा क्षेत्रफल में वन पाए जाते हैं। तो वो रहे हमारे बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल। यदि छिंदवाड़ा की बात करें तो ये तो डियर फ्रेंड्स है ही इतना बड़ा, यहाँ पे वन भी आ जाएंगे और हम भी आ जाएंगे, इंसान भी आ जाएंगे मतलब। तो बालाघाट,
छिंदवाड़ा और बैतूल, यहाँ पे सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले हैं ये हमारे मध्य प्रदेश के। चलिए इनको मैप लो गाइस। हमने क्या बताया, छिंदवाड़ा, बालाघाट और बैतूल, ये इलाका ऐसा है, ये जिले ऐसे हैं जहाँ पे सर्वाधिक मध्य प्रदेश में वन क्षेत्र पाए जाते हैं। ज़्यादा वन क्षेत्र हमें यहीं पे मिलेंगे, ठीक है ना। तो डियर फ्रेंड्स, छिंदवाड़ा की तो बात ही ऐसी है कि यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है हमारे मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। तो डियर फ्रेंड्स, छिंदवाड़ा, बैतूल, बालाघाट, यहाँ पे मतलब दक्षिणी वाला इलाका है ना, दक्षिण साइड है, ये नीचे दक्षिण है, महाराष्ट्र लगा हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश का दक्षिण है, तो यहाँ पे सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं। इसके बाद क्या है, शिवपुरी, ये शाजापुर वगैरह हैं, और क्या है, उज्जैन वगैरह आप देख रहे हैं, यहाँ पे सर्वाधिक कम वन पाए जाते हैं। शाजापुर वगैरह इलाका, उज्जैन, रतलाम, ये क्या है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे सर्वाधिक कम मात्रा में वन पाए जाते हैं। तो देखिए ये रहा रतलाम, ये भी डियर फ्रेंड्स बिल्कुल लाइन से लगे हुए हैं, ठीक है। उज्जैन, शाजापुर, रतलाम वगैरह इलाका, ये वाला इलाका क्या है, सर्वाधिक कम वन क्षेत्र पाए जाते हैं। और ये वाला दक्षिण में आप देख रहे हैं, ये भी लाइन से लगभग लगा हुआ है, सिवनी छोड़ के, तो ये इलाके में क्या पाए जाते हैं, सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, हम देखते हैं प्रतिशत के आधार पर कहाँ पे वन कम पाए जाते हैं। प्रतिशत के आधार पर डियर फ्रेंड्स, ये भी, इसमें भी उज्जैन आता है, शाजापुर आते हैं और रतलाम आता है, ये तीनों इलाके ही आते हैं, प्रतिशत के आधार पर भी कम वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे उज्जैन पहले, शाजापुर और रतलाम, जबकि हमने देखा था यहाँ पे, हाँ डियर फ्रेंड ठीक है ना। तो आपको क्लियर हो गया यहाँ पे उज्जैन, शाजापुर और रतलाम। तो सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पर हम देखें तो बालाघाट से ऊपर उमरिया क्या आते हैं डियर फ्रेंड्स, ज़्यादा वन प्रतिशत के आधार पर, है ना। और हमने वैसे तो हमने देख लिया है कि सिंपल आधार पर यदि हम वन क्षेत्र की ज़्यादा बात करें तो बालाघाट, उसमें भी बालाघाट आया, प्रतिशत में भी बालाघाट ही आगे आएगा। और इसमें छिंदवाड़ा और बैतूल है, जबकि उसमें क्या है, उमरिया और क्या था, उमरिया बताया हमने, बालाघाट बताया और शिवपुर। हाँ डियर फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ज़्यादा हो गई कुछ चीज़ें, हम नेक्स्ट बार से वीडियो बहुत छोटा बनाएंगे, इतना लंबा नहीं बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि वीडियो छोटा बने। कल देखेंगे डियर फ्रेंड्स, इसके संबंधित पुरस्कार देखेंगे और वन दिवस देखेंगे कि इस वन से संबंधित कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं, कब इससे संबंधित कौन से दिवस, पुरस्कार क्या क्या दिए जाते हैं, इनके संरक्षण के उपाय, इन सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो पर चर्चा करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में एक कमेंट डियर फ्रेंड्स जरूर करना, और लाइक करना तो बनता है, शेयर सब्सक्राइब करिए। चलिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी। थैंक यू।